दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हताश, निराश, दीन दुखी, गरीब, किसानों के मसीहा के नाम से पहचाने जाते हैं, जो कि हमारे अग्रज हैं और गिव माई राइट्स के संस्थापक भी हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए एक ही आवाज़ पर आगे बढ़कर आने वाले कुंवर नरेंद्र विक्रम सिंह की बात कर रहा हूं। आइए मिलवाते हैं। भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। नमस्कार। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि समाज में जब भी आपकी चर्चा होती है तो आपके साहस, आपकी हिम्मत, आपके हौसले, आपकी निडरता, आपकी जिंदा दिली की सराहना की जाती है। तो ये आप में बाई बर्थ गॉड गिफ्टेड है या फिर किसी से प्रेरित होकर आप में आई है? ये कब से है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो लोग भी हैं जो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके भीतर ये अच्छे गुण उनकी आत्मा में पहले से मौजूद होते हैं। जी। जब अच्छे लोगों का साथ मिलता है, परिवार के अच्छे संस्कार मिलते हैं और सबसे बढ़कर जब हमारी परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि हम अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ें, इन सभी चीज़ों के मिलने से इस प्रकार के वातावरण का निर्माण होता है कि कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं ये काम क्यों कर पा रहा हूँ, गिव माई राइट्स के माध्यम से अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो युद्ध हमारी संस्था लड़ रही है, तो उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि आत्मसंतोष ये कार्य करते हुए हम लोगों को मिलता है और इसी वजह से हम लोग ये काम कर पाते हैं। अपना संगठन भी है गिव माई राइट्स। इस टॉपिक पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है, देखा है और जो आपके बारे में हमने रिसर्च वर्क किया है, तो जिससे जो हमको जानकारी हुई है कि समाज सेवा के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि समाज सेवा करते करते किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरीके की आपको मदद मिलती है, कैसा सपोर्ट मिलता है और कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं बीच में। देखिए, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है बहुत सारी सरकारें आई हैं और हर सरकार ने अपना अपना प्रयास किया है कि हमारे देश की जनता के लिए वो कुछ अपने स्तर पर कर सकें। लेकिन बहुत सा काम होने के बावजूद बहुत सारी कमियां आज भी हमारे देश में हैं। कई बार नीतियों की कमी होती है, कई बार उन नीतियों के पालन में, क्रियान्वयन में दिक्कत होती है। तो मुख्यतः जब गिव माई राइट्स काम करता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सरकार की नीतियों का विरोध न करके जी, सरकार की बनाई योजनाओं को, हमारे संविधान के द्वारा जो देशवासियों को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की प्राप्ति में लोगों को जागरूक करते हुए, संगठित करते हुए, जागरूकता व एकता ही समाधान के मूल मंत्र के साथ हम लोग लोगों को जागरूक करके उनके अधिकार दिलाने की कोशिश करते हैं। अब जब ये कार्य हम लोग करते हैं तो बहुत से लोग इस काम को राजनीति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं उन्हें लगता है कि सत्ता में जो दल है उस दल के हम विरोध में हैं, जबकि वस्तुतः ऐसा है नहीं। हम लोग सत्ता में कोई भी पार्टी हो, ये संगठन सन 2015 में अस्तित्व में आया था जी, और सन 2015 में प्रदेश में दूसरी सरकार थी जी। अब प्रदेश में दूसरी सरकार है। तब जो उस समय की राजनीतिक दल जो उस समय सत्ता में था उसे ऐसा लगता था कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। आज जो सत्ता में है उन्हें लगता है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। तो जो आपने पूछा कि किस प्रकार की दिक्कतें आती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि लोग आपको किसी एक राजनीतिक दल के समर्थक या विरोधी के रूप में देखते हैं, न कि ये देखते हैं कि आप उसी समाज, उसी जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिस जनता को कोई भी सरकार सत्ता में रहते हुए योजनाओं का लाभ देना चाहती है, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से उन तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पा रही। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, यदि आप उनकी मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं समझ बैठते हैं कि आप किसी भी सत्ता के आदमी हैं, सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं या किसी भी मतलब पार्टिकुलर किसी पार्टी के आदमी हैं, ये समझ बैठते हैं। तो खैर, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि जब से ये समाज सेवा का जो विचार आपके दिल में आया, ये सोच उत्पन्न हुई, तो इसके पहले की लाइफ कैसी थी आपकी और अब कैसी है? क्या फ़र्क मतलब पहले में और अब में है?
पहले की लाइफ के बारे में थोड़ा सा, और अब कैसी है? दरअसल ये विचार कोई सोच समझ के समाज सेवा करना है ऐसा कभी रहा नहीं। पहले हम क्रिकेट खेलते थे, जी, हाँ, पहले की लाइफ कैसी थी आपकी? और मतलब जो है, क्रिकेट खेलते हुए जब से आपने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, इसके पहले की लाइफ कैसी थी और अब कैसी है? तो मैंने आपसे बताया कि पहले मैं क्रिकेटर था और क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट खेलते समय देश में विभिन्न जगहों पर घूमने का मौका मिला, अलग अलग कल्चर देखने को मिला, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो इन सब चीज़ों को करते हुए जो भारत की डाइवर्सिटी है, जो भारत की हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही भारत की ताकत है, और इस चीज़ को हमने फील किया। एक टीम में हर जाति, धर्म, हर वर्ग के लोग रहते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर तरह के लोग होते हैं, और उनके साथ रहते हुए, उनके साथ टीम गेम खेलते हुए एक ये भावना आई कि एकता जो है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। फिर जब क्रिकेट छोड़कर हमने वापसी की, अपने लखनऊ शहर आए, पहले झारखंड के लिए क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, झारखंड के लिए खेला आपने? झारखंड के लिए मैंने खेला है। अच्छा। तो जब वापस आए, तो वापस आने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं समाज में जो कमज़ोर तबका है उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है, और उसकी बात को उठाने वाला भी कोई नहीं है जी। और ये चीज़ तब और मुझे महसूस हुई कि जब एक बार मेरी माताजी को कुछ समस्याएं हुई, स्वास्थ्य समस्याएं हुई, और उनको लेकर मुझे अस्पताल जाना हुआ। और अस्पताल में मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन उस डॉक्टर की लापरवाही देखकर जब मैंने कोशिश की उस डॉक्टर की शिकायत करूं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत असहाय हूँ। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद, अगर मैं इतना असहाय था, तो मुझे लगा कि भारत में 70% से अधिक लोग जो मुझसे खराब जीवन शैली के साथ जी रहे हैं, उनकी सुनने वाला कौन है। और वहीं से ये विचार उठा कि एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो संगठन अपने कामों को पूरी तत्परता से न करने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों, और अगर उनको कोई प्रश्रय देने वाली सरकारें हैं तो उनके खिलाफ बिना जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का भेद किए हुए एक संगठित तौर पे आवाज़ को उठाने का काम करे। और इसी एक सोच के साथ गिव माय राइट्स की स्थापना 5 साल पहले हुई थी। आज भैया गिव माय राइट्स पे जो है थोड़ा सा हम आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। अभी चूंकि बात चली क्रिकेट से, तो आपने झारखंड के लिए खेला भी और क्रिकेट में काफ़ी आपने समय दिया, तो थोड़ा सा आपको रोकेंगे और गिव माय राइट पे आगे भी चर्चा करेंगे। तो जो नए युवा जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्रिकेटर जो भी क्रिकेट को अपनी प्रोफेशन के तौर पे ले रहे हैं या अपने पैशन के तौर पे ले रहे हैं, जी सर, गांव में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों में अच्छी प्रतिभा है, बहुत अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा हुनर है उनके अंदर, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप, जो क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैसेज एक ही है कि देखिए, भगवत गीता एक चीज़ कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म पर हमारा अधिकार है, लेकिन फल देना ईश्वर का काम है। तो जो भी क्रिकेटर हैं, और क्रिकेटर ही क्यों, जो भी किसी भी काम में लगे हुए युवा हैं, उनसे मेरा इतना ही कहना है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसको 100% कमिटमेंट के साथ करिए, अपना 100% उसमें दीजिए। फल देना ईश्वर का काम है, आप उसके बारे में चिंता न करिए। वो अननेसेसरी बर्डन आपके ऊपर डालता है, अननेसेसरी प्रेशर डालता है, और दबाव में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो आप अपने जुनून को, अपने जोश को बनाए रखिए, लगन को घटने मत दीजिए, और भविष्य आपका होगा। बिल्कुल। एक्चुअली अभी वैश्विक महामारी कोरोना काल में आपने जो ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया, सूखा राशन भी वितरित कराया, और ज़रूरतमंद लोगों की जो भी मदद की, हमने जो देखा, आपका एफबी पे हम देखते रहते हैं वीडियो कि आपने अभी कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी चल रही थी, तो लोग बाहर के लोग अपने काम की तलाश में आए थे, लेबर लोग फंस गए थे, अचानक सडनली लॉकडाउन हो गया, तो उनके रहने खाने, राशन पानी आदि की काफ़ी समस्या हो गई थी। तो उसमें काफ़ी आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उनकी मदद की, उनके भोजन का प्रबंध कराना, सूखा राशन वितरित कराना, ये सब हमने देखा। तो इसमें किस प्रकार की समस्या का सामना आपको करना पड़ा और किस प्रकार का सपोर्ट मिला आपको? नहीं, समस्या का सामना तो यही हुआ कि शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा, तो उस समय हम लोगों ने अपनी संस्था के लोगों को भेजा, प्रतिनिधि मंडल को
प्रशासन से बात करने के लिए कि वहाँ से हमें एक पास मिल जाए, उस पास के द्वारा हम लोगों को बाहर निकलने की अनुमति मिले, क्योंकि उस समय शुरुआत में बहुत स्ट्रिक्ट। अच्छा, ये समस्या आ रही थी कि मतलब जो है वहाँ मदद तो करना चाह रहे थे और लेकिन हम बाहर जाने के लिए हमारे पास नहीं था। हम पास नहीं था जी। और उस समय जब पास लेने के लिए गए तो वहाँ पर हर तरफ से ये प्रश्न होते थे कि आप लोगों ने संस्था बनाई है, क्या काम कर रहे हैं आप लोग, हमें भी तो दिखाइए। और हम लोगों ने पहले कभी ना तो फाइलिंग की थी ना फोटोग्राफी की थी। तो खैर उसके बाद किसी तरह से हम लोगों ने कोशिश की और बिना पास मिले ही अपने थाना क्षेत्र में संबंधित जो थाना अध्यक्ष थे उनसे एक परमिशन लेते हुए और एक बहुत कम भीड़ भाड़ किए हुए पूरे प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए सेवा कार्य किया। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फाइलिंग बनाने के लिए फोटोग्राफी की, अपने काम को फेसबुक पर और बाकी चीज़ों पर दिखाने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन अब समस्या यहीं पर उत्पन्न होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दिखावा करना है, जबकि ये हमारे काम का एक पार्ट है। अगर हमने काम किया है और उस काम को हम दिखाएंगे नहीं तो हमारी संस्था को कोई जानेगा नहीं। ये जितनी भी मदद हमने की है प्रदीप जी, जितनी भी मदद हमने की है वो मदद नरेंद्र विक्रम ने नहीं की है, वो मदद गिव माय राइट्स ने की है। गिव माय राइट्स के जो हजारों निस्वार्थ स्वयंसेवक हैं, हजारों उसके सपोर्टर हैं, आज 53 जिलों में, देश भर के 53 जिलों में गिव माय राइट्स की टीमें काम कर रही हैं। उन लोगों ने जो अपने अच्छे मन से दान किया, जो उन्होंने सहायता की गिव माय राइट्स की, उसे नरेंद्र विक्रम के हाथों से बांटने का मौका मिला, लोगों की सहायता करने का मुझे मौका मिला। लेकिन इसमें नरेंद्र विक्रम का कोई योगदान नहीं है, ये पूरी संस्था का योगदान था। और हम लोग अपने काम को अगर दिखाते हैं तो इसलिए नहीं दिखाते कि नरेंद्र विक्रम की ख्याति हो, दिखाने की और फोटो डालने की बात है तो निश्चित तौर पर लोगों का ये मानना होगा कि ये जो काम करते हैं उसको दिखाते हैं, फोटो खींचते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो इससे जो अन्य लोग हैं, जो लोग हम कर रहे हैं, तो अन्य लोग देखकर वो प्रेरणा ले सकते हैं। ये प्रेरणा का स्रोत हो सकता है कि जो काम हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हैं और आप भी जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। तो इसके पीछे बस असली मकसद यही है, अपनी चीजों को दिखाने का मतलब। लेकिन लोगों को और लोग भी प्रेरित हों, इससे प्रेरित हों और लोग मदद करने के लिए आगे आए। अगर संगठन या संस्था कोई भी हो, दुनिया की कोई एक संस्था आप बताइए जो कोई एक व्यक्ति चला सकता हो। बिल्कुल। तो ये हम लोगों का जो भी जैसे आज हमारा आपका इंटरव्यू हो रहा, तो इसका मुख्य मतलब क्या है कि लोग हमारी चीजों को समझ सके, बिल्कुल, कि हमारी संस्था कहाँ तक पहुंच रही है, क्या काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अपने आप को इंडोर्स करना है। चलिए अब संस्था पे आते हैं। तो जो गिव माय राइट्स संगठन अपना है, तो ये तो खैर आपने पहले ही बताया कि मतलब 2015 में हमने इसको बनाया। तो इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसके इस तरीके से, मतलब किस तरीके से लोगों की मदद आप करते हैं या कर रहे हैं, और जो मेन मकसद है, उद्देश्य है, थोड़ा सा इस पे आएंगे हम। देखिए, इसका उद्देश्य बहुत पुरानी एक लोकोक्ति है कि जो उसकी मदद ईश्वर भी नहीं कर सकता, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो गिव माय राइट्स का भी यही सिद्धांत है। गिव माय राइट्स लोगों को जागरूक करने का काम करता है और संगठित करने का काम करता है। लोगों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होती है। आपकी कोई समस्या है तो आपको स्वयं आगे आना होगा। सहयोग गिव माय राइट्स की पूरी टीम आपके पीछे खड़ी होगी, आपका सहयोग करेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकता है, बिल्कुल, तो हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। ऊपर वाला भी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता है। और मेरा मानना है कि भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, आम जीवन में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं उन सभी के लिए उसने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन लोगों को एक तो उसकी जानकारी नहीं है, योजनाओं की जानकारी नहीं है, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, और दूसरा, जो लोग इस जानकारी को देने के लिए या इन जानकारियों को या इन योजनाओं को संपादित करने के लिए बैठे हुए हैं, क्रियान्वित करने के लिए बैठे हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से निभा नहीं रहे हैं। तो गिव माय राइट्स एक तरह से कोशिश कर रहा है कि सरकार और जनता के बीच में एक पुल बने। जो भ्रष्ट लोग इस बीच में, इस सिस्टम में हैं, उन भ्रष्ट लोगों के करतूतों को सरकार के सामने ले जाए, और अगर उसके बाद भी सरकार इन भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देने का काम करेगी तो निश्चित तौर पे हम सरकार से भी एक बार इस जनता के मुद्दे के लिए आमने सामने खड़े होने के लिए, जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, जनता की आवाज़ को उठाएंगे। तो आगे जो है अपने आपसे पूछना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि गिव माय राइट्स जो संगठन आपका है तो पर्टिकुलर किसी जगह पे तो नहीं है, ये तो विस्तृत है। तो अगर कोई व्यक्ति इससे जुड़ना चाहता है, इसमें जुड़ के काम करना चाहता है, या फिर कोई व्यक्ति गिव माय राइट्स की मदद लेना चाहता है,
तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? गिव माय राइट्स का ऑफिस जो है वो IIM रोड के सामने है लखनऊ में, और आपको हम कांटेक्ट डिटेल्स भी अपनी दे देते जी, हैं। तो आपका एड्रेस जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जो भी मित्र गिव माय राइट के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं, या जो व्यक्ति ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यकता है किसी चीज़ की, उनको लगता है कि हाँ गिव माय राइट हमारी मदद कर सकता है और उनका कुछ कल्याण हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में हम एड्रेस दे देंगे, और अगर हो सके तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका बिल्कुल तो आप डाल देंगे। बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे जिससे आप संपर्क करेंगे। तो हमने जो देखा है कि किसानों के प्रति आपका बहुत लगाव है, और आजकल करीब पिछले 50-52 दिनों से किसान लोग दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो वास्तव में क्या ये सही है, किसानों का आंदोलन करना चाहिए? देखिए, आंदोलन हर एक उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। भारत देश में अगर हम देखें कि बहुसंख्यक आबादी अगर कोई है तो वो किसान है, और अगर किसी देश की बहुसंख्यक आबादी अपनी दशा से संतुष्ट न हो तो वो आंदोलन ना करे, ये दुर्भाग्य का विषय होता है। आंदोलन हुआ है, ये बहुत सुंदर बात है, और आंदोलन के पीछे जो कारण है वो असल कारण ये है कि ज़मीनी स्तर पर किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा। अब इसको बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उठाकर उसका लाभ लेना चाह रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल जो पहले कभी सत्ता में होते थे आज विपक्ष में हैं, वो भी उसमें अपना रोटी सेकना चाहते हैं, तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि किसानों का मुद्दा सही नहीं है, किसान राजनीति कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत बोल रहा है, वो भूल में है। ये किसानों का मुद्दा है। मेरा अपना गेहूँ 1400 रुपये में बिका, मेरा अपना धान 1100 रुपये में बिका, जबकि इन दोनों चीज़ों की कीमत क्रमशः 1975 और 1800 रुपये है। तो अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ही सोचिए ये मुद्दा सही है या गलत है, ये आपके ऊपर निर्णय तो छोड़ते हैं। बड़ी बात आपने बताई कि अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, आंदोलन करना, ये हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसानों को लगता है कि उनका शोषण हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो वो आंदोलन कर रहे हैं, तो गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो भैया, क्या आपको लगता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है सरकार और किसानों के बीच की जो विवाद है, जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं, इनका जो विवाद है, इनको निपटाने के लिए जो कमेटी बनाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इससे कुछ हल निकलेगा? क्या विचार है आपका इस पे? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम लोगों को आशा करनी चाहिए कि इस देश की सरकार भी हमारी है, इस देश का किसान भी हमारा है, ये देश भी हमारा है। तो हम लोग सभी ये आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हल निकले और एक सकारात्मक शुरुआत दोबारा से न्यू इंडिया जो मोदी जी बनाना चाहते हैं, मोदी जी न्यू इंडिया बनाने में कामयाब हो, लेकिन उस न्यू इंडिया में किसान का और इस भारत देश के नागरिकों का हित नहीं होना चाहिए। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन आपसे ये है कि किसानों की बात मोदी सरकार मान क्यों नहीं लेती? अगर किसान गलत नहीं हैं और मोदी सरकार कहती है कि हम ये किसानों की सरकार है, ये कमज़ोर लोगों की सरकार है, और किसानों का शोषण हो रहा है, किसान परेशान है, किसान जो चीज़ नहीं लेना चाहते हैं, जिस चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं है, तो वो तरीके से ज़बरदस्ती वो क्यों दी जा रही है? तो मोटा मोटा फिर वही है कि मतलब जो है किसानों की बात मोदी सरकार मान क्यों नहीं लेती है? इसका ऐसा क्या है, मतलब थोड़ा सा अपना विचार मतलब जो है। नहीं, इसका उत्तर नरेंद्र विक्रम नहीं, नरेंद्र मोदी जी देंगे। चलिए ठीक है। अब हम लौट के थोड़ा सा गिव माय राइट पे फिर से आएंगे कि हमने जो पढ़ा और सुना आपके बारे में, समझा, और FB भी आपका हम देखते हैं, तो आपने एक बीड़ा उठाया था कि हम जो एक डेट दी थी 31 दिसंबर 2020 तक जो है हम 100 लोगों को रोज़गार देंगे अपनी संस्था के माध्यम से, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे। तो इस पे आपका अभी क्या चल रहा है? रोज़गार देने के मूल में क्या है? जी बिल्कुल, और थोड़ा सा इस पे आप बताएंगे। गिव माय राइट्स की टीम ने ये महसूस किया था कि हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे बेरोजगार युवा भी जुड़े हैं। गिव माय राइट्स रूरल एरियाज़ में बहुत काम करता है, तो हमारे साथ किसान वर्ग से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो गिव माय राइट्स ने कोशिश की है कि अपने तत्वावधान में निरेग डेयरी नाम से हम लोगों ने एक प्रकल्प शुरू किया है, जिसका मुख्य काम ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को उनके पशुओं की जो दुग्ध है, गोबर है, इन चीज़ों का उचित मूल्य दिलाते हुए उनकी आमदनी में बढ़ोतरी कराना
अगर किसी किसान को उसके दूध का, जो उस क्षेत्र के किसानों से दूध का वर्तमान कीमत है, उस कीमत से 5 से 7 रुपए का लाभ कराया जाए और एक किसान के पास 6 से 7 लीटर दूध हो, तो लगभग 10,000 रुपये प्रति वर्ष की उसकी एक इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ जाएगी। ये वो इनकम है जो पहले उसको कभी मिल नहीं रही थी जी। दूसरा है कि इस काम को करते हुए जब हम दूध के काम को कर रहे हैं, लोगों से कलेक्शन करा रहे हैं, पशुपालन बढ़वा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करा रहे हैं, तो ये सारा काम करते हुए बहुत बड़ी मात्रा में युवा साथियों का भी सहयोग लेना पड़ता है। और ऐसे में इन साथियों को प्रतिमाह 8 से 10,000 रुपये की व्यवस्था हमारी संस्था के द्वारा हो रही है। वर्तमान समय में अभी 100 लोगों तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इसका कारण ये रहा कि पिछले करीब 2 महीने पहले मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हुआ, जिसकी वजह से कुछ पारिवारिक कारणों से थोड़ा सा हमारे जो कार्य चल रहे थे उनमें धीमापन स्थगन हुआ जो है जी। और इस वजह से लेकिन अभी दोबारा से हमने काम तेजी से शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि 2021 की पहली तिमाही तक हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। और हमने जो 100 लोगों को एक रोजगार देने की बात की थी, एक एक्स्ट्रा इनकम देने की बात की थी, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। जी, जो 100 लोगों को रोजगार देने का जो जुम्मा आपने उठाया है, जो बीड़ा आपने उठाया है, तो वो कहीं ना कहीं कार्य प्रगति पर है और आप जो है प्रयासरत हैं। अच्छा प्रदीप जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहते हैं जी कि इस निरेग डेयरी की एक खूबसूरती ये है जी कि गौ कहीं हमारी जो देश और प्रदेश की सरकार है उसने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है, उसने भी बहुत प्रचार किया है गौ संरक्षण को लेकर, लेकिन कोई ठोस कदम गौ संरक्षण को लेकर अभी तक नहीं उठाया गया था। गाय के दूध का एक वाजिब रेट देकर निरेग डेयरी ने यह भी प्रयास किया है कि गाय जो भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, उस गाय को भी एक सम्मानजनक स्थान दोबारा से अपने समाज में दिलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पशुपालकों की पहली पसंद भैंस होती जा रही है, अब गाय नहीं है दूध के लिए। तो ये कोशिश भी निरेग डेयरी की इस प्रकल्प में है। जी, तो भैया लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ आपने बताया हमारे दर्शकों को। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप युवाओं की बात की, तो लास्ट में आप हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के, हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप युवाओं के लिए 2 शब्द आप थोड़ा सा सजेस्ट किए, युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, युवाओं के लिए एक ही मैसेज मेरा है और वो ये है कि आप सत्य के साथ रहिए। जी, इस जीवन में यदि आपने सत्य के साथ खड़े होकर इस जीवन को बिता दिया तो आपका ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। ये पूरी जो दुनिया हमें दिखती है ये वास्तव में है क्या, इसको बस इस तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी जो भी उम्र है उससे 1 साल पहले, जैसे मेरी उम्र इस समय यदि मान लीजिए 30 साल है, तो 31 साल पहले मैं कहाँ था और आज से 60, 70, 80 साल के बाद मैं कहाँ होऊंगा। ये विचार आप जरूर करिए। आपके बिना भी दुनिया चल रही थी, आपके बाद भी दुनिया चलेगी, लेकिन अगर आप इस सत्य को स्वीकार लेंगे कि आप इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं हैं, आप जितने दिन हैं उतने दिन इस दुनिया में सभी को खुश रखिए, इस दुनिया को जी भर के जीजिए और साथ में आपकी वजह से किसी असहाय व्यक्ति का जीवन आसान हो, यही जीवन की सफलता है, यही जीवन का उद्देश्य है। बाकी उद्देश्य अच्छी नौकरी पाना, अच्छा घर बनाना, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाना, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक भ्रम मात्र हैं जो कि ना पहले आपके पास थी ना बाद में होने जा रही हैं। तो भारत की जो ताकत है वो आध्यात्मिक चेतना है। इसी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार करके विवेकानंद ने पूरे विश्व में अपना नाम किया। इसी आध्यात्मिक चेतना का विकास करके श्री राम भगवान राम बने। और मैं फिर कहूँगा कि भारत देश के लिए ये चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आपके अंदर भी राम है, उस राम को पहचानिए और भारत देश दोबारा से पूरे विश्व में विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं होगा, हमें अपने जीवन में इस आध्यात्मिकता का विकास जरूर करना होगा। इतना ही आपको संदेश में देना चाहिए। भैया बहुत अच्छा संदेश दिया आपने युवाओं को। कहने का मतलब जो नाम है आपका, तो उसको और नाम हो ना हो, लेकिन जो नाम है वो खराब ना हो। जो आपके पुरखों ने, आपके माता पिता या जो भी पूर्वजों ने बनाया है उसको बनाए रखना है।
ख़राब नहीं करना है और कुछ बने न बने, लेकिन एक अच्छे इंसान ज़रूर बने। एक अच्छे इंसान बनने के बारे में ज़रूर सोचें। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें थोड़ा सा समय दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको भैया के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यदि आप गिव माई राइट संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम भैया का एड्रेस दे देंगे और कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए गिव माई राइट संगठन से, आपको लगता है कि गिव माई राइट संगठन हमारी मदद कर सकता है, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। यदि आप सेवा करने के उद्देश्य से गिव माई राइट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। और यदि कानून से रिलेटेड कोई मदद आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।